क्या बातें आखिर लेके बैठ गए हैं आप, ये सियासी मंजरनामे और सियासी बातें? इसको सियासत कहते हैं आप, जो ये कुछ हो रहा है इसको सियासत नहीं कहते। मैं नताइज को मानने को तैयार ही नहीं हूँ, दुनिया नहीं मान रही। मैं सिर्फ अपने नताइज को ही आप दुरुस्त मानते हैं, बाकियों पे आपका सवाल है। लोग सियासत तो कर रहे हैं, लेकिन सियासत के साथ साथ अमली इक़दामात हमें नजर नहीं आ रहे। यहाँ से बैठ के तबसरे आसान होते हैं, जाके देखें भी तो सही ना। यानी मुल्क की तबाही अगर करनी है तो कराची को मजीद आप तबाह कर दीजिए, मुल्क तबाह हो जाएगा। आपके ख्याल में कौन सी सियासी जमात ऐसी है जो सबसे ज्यादा पुरतशद्दुद और सबसे ज्यादा एग्रेसिव रही है? मैं समझ रहा हूँ आप कहाँ घुमा के लाना चाह रहे हैं। अगर आप एक इलेक्शन के नताइज को कह रहे हैं, ऐसा करें, कराची के इलेक्शन दोबारा करा लें। अरे भैया, काउंसलर जीतने की पोजीशन में नहीं हो जो आप बोल रहे पूरे एमएनए की एमएनए तो आप 342 उठा के दे दीजिए उनको। कुछ बेहतरी मजीद आगे जाके वक्त में आएगी या लोग ऐसे ही बेहिस्सों की तरह जीते रहेंगे? मैं कह दूंगा तो लोग मुझे फिर गद्दारी का सर्टिफिकेट दे देंगे। उस इंतखाबी मैदान में पीएसपी क्यों कोई कारनामा नहीं दिखा पाई जिसका आप उस वक्त हिस्सा थे? क्यों इधर उधर मुझे घुमा रहे हैं? थोड़ा कच्चे पे रहने दे तो ज्यादा अच्छा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट एट 5 के साथ आपका मेज़बान तलहा अनवर हाजिर खिदमत है। सियासत का मैदान वो मैदान कहलाता है कि जहां पे शहसवार पूरी रफ्तार से भी दौड़ता है तो बाज़ दफ़ा गिर जाता है, और जो गिर के खड़ा होता है दर हकीकत वही शहसवार होता है। आज इस सियासी मैदान के एक पुराने खिलाड़ी आज हमारे साथ इस महफिल के अंदर मौजूद हैं, जो कि पहले हक परस्त से फिर वतन परस्त हुए और आजकल इनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मैं बात कर रहा हूं मोहतरम जनाब अनीस अहमद एडवोकेट साहब से। आइए इनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू पॉडकास्ट एट 5। शुक्रिया। अनीस भाई, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। बड़ी धूम है आजकल आपके स्टेटमेंट्स की, आपकी बातों की, सोशल मीडिया पे चर्चा है हर तरफ। क्या बातें आखिर लेके बैठ गए हैं आप, ये सियासी मंजरनामे और सियासी बातें? क्या मसरूफियात हैं आजकल पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से और क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी? ज़रा कुछ बताएं तो हमारे नाज़रीन को। नहीं, ये आपने कहाँ से देख लिया? तो 2 माह पहले मैंने 1-2 पॉडकास्ट 2-3 में जो हकायक थे, जो सामने सवालात आए, वो हकायक बयान कर दिए। अब वो उसकी धूम मच जाए तो उसमें मेरा तो कसूर नहीं है। तो मैं तो जो चीज़, जो हकीकत ज़ाहिर है जब अपने माजी के हवाले से या जिस पार्टी में रहा, तो जो कुछ मैंने देखा, जो मैंने समझा, जो मैंने जाना, उसको मैंने बयान किया है। उसमें मेरी कोई लफाजी या कोई मुझे ड्रामाटाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी किसी चीज़ को भी। ना मुझे आदत है ड्रामाटाइज़ करने की, ना मैं ड्रामेबाजी करता हूँ। बाकी रही मसरूफियत अल्हम्दुलिल्लाह मस्त लाइफ है, सुकून है और एंजॉय कर रहा हूँ। पीपल्स पार्टी में हूँ, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, शामिल हुआ हूँ। लेकिन थोड़ा सा भी ज़रा इंतज़ार है तो मैं ज़रा देख रहा हूँ। अनीस भाई, आप एक ऐसे सियासी वर्कर हैं जो कि अपने ज़मानाए नौजवानी के आगाज़ से सियासी जदोजहद का हिस्सा बन गए। आपने अपनी ज़िंदगी के कीमती साल सियासत की नज़र कर दिए, कई दफ़ा जेल भी गए, रुपोशियाँ भी काटी और केसेस का भी सामना किया। मगर आज वो सियासी वर्कर इतना वसी तजुर्बा होने के बावजूद हमें इतना चुप क्यों नज़र आता है? आपकी सलाहियतें कि जिनसे पुरानी तंजीमें, पुरानी वाबस्तगियाँ आपका फ़ायदा उठाती नहीं, उनका फ़ायदा इस वक्त क्यों नहीं उठाया जा रहा? देखिए सियासी माहौल होता है। मैं भी एक सियासी वर्कर हूँ और मैं माहौल को समझ रहा हूँ। और जब सियासत का माहौल गर्म हो, अभी तो सियासत थोड़ी हो रही है, इसको सियासत कहते हैं आप, जो ये कुछ हो रहा है इसको सियासत नहीं कहते। तो अब मैं मज़ीद आगे कुछ कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि फिर पकड़ बड़ी जल्दी होती है। तो उस पकड़ से बचते हुए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अभी सियासत हो नहीं रही। जब सियासत होगी तो फिर सियासत में उम्र का कोई हिसाब होता नहीं है। फिर तो बंदा फिट फाट होना चाहिए, कूद जाता है मैदान में, कूद जाएंगे मैदान में इंशाल्लाह। उस वक्त फिर ये मैदान होगा और घोड़े भी होंगे, अगर दौड़ा सकेंगे तो दौड़ा लेंगे, नहीं तो फिर उतर जाएंगे घोड़े से, वापस कहीं बैठ जाएंगे गोशा नशीनी में।
अनीस भाई, आप लोग यानी कि आप और रज़ा हारून भाई सदर जरदारी साहब के साथ मुलाकात में जब पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करते हैं तो आप लोगों ने कराची प्लान पे डिस्कस किया था, और जो प्रेस रिलीज उस वक्त जारी हुई उसके मुताबिक यही था कि कुछ कराची के हवाले से आप लोग अपनी सलाहियतें बरूअकाल लाएंगे। लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं कि कराची के लिए, कराची के ये नौजवान, क्योंकि अगर आप लोग कराची में सियासत करते रहें तो लोगों से आपका ताल्लुक़ भी है, लोगों की नफ्स पे भी आपका हाथ है, जो कराची की इस वक्त मौजूदा सिचुएशन है इसमें अगर एक आम कराची का रिहायशी आपकी तरफ देखता है तो वो गलत नहीं है, वो हक बजानिब है, तो क्या उसका ये हक नहीं बनता कि वो आपसे सवाल करे कि उस हकूमती जमात के रुकन होने के बावजूद आप इस शहर के लिए क्यों कुछ नहीं कर पा रहे? देखें, जब हम प्रेसिडेंट साहब से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने बड़ी इज्जत और बड़ी एहतराम से, बड़ी प्यार से उनसे बातचीत भी हुई। उनके सामने हमने कुछ सजेशंस रखी और वो टोटल कोई हमारी ज़ाती सजेशंस नहीं थी या हमारा कोई ज़ाती प्लान नहीं था कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। इन चीज़ों में तो हम इससे अपने आप को दूर रखा हमने, बल्कि हमने सीधा सीधा कराची की तरक्की, सिंध के दीगर शहरी इलाकों में जो वसाइल की मुहैया करना और उनकी तरक्की के हवाले से हमने बातचीत की, और उनका रवैया पॉजिटिव था। और उसके बाद भी जैसे ये अभी जो हुकूमत चल रही है इस वाले टर्म में, ज़ाहिर है माजी की तो मैं तरफ नहीं जाऊंगा, हर वक्त माजी में ही खंगालना कोई मुनासिब नहीं होता। तो बुनियादी तौर पे जो कराची है वो एक बहुत बड़ा शहर है, और जिस तरीके से कराची की आबादी का जो फैलाव है, इसके लिए अरबों खरबों डॉलर की ज़रूरत है, जो कि मैं नहीं समझता कि वो पूरे पाकिस्तान के पास भी हो जो कराची पे। ये ज़रूर है कि उसके ऊपर कोशिश की जानी चाहिए, और कोशिश मैं समझता हूँ कि इस अभी जो बल्दियाती निज़ाम है इसमें काफ़ी बेहतरी, कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट सामने आए हैं और उन पे ही अरबों रुपए खर्च हो गए, और कुछ चल रहे हैं, कुछ पेंडिंग है, कहीं ना कहीं टेक्निकल वजूहात हैं जिसकी वजह से वो हर्डल्स का शिकार है, रुकावट उसमें बनी हुई है। जैसे अब यूनिवर्सिटी रोड, ये बेसिकली तो वफाक का प्रोजेक्ट है ना, ये सूबे का प्रोजेक्ट नहीं है। लोग इसको सूबाई हुकूमत पे डाल देते हैं। ठीक है, सूबाई हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर एम्फसाइज करे वफाक से कि भाई इसको जो इसमें हर्डल्स है उसको दूर करे, और इसको काम को तेज़ी से बेसिकली इस काम को 24 घंटे चलना चाहिए। अब तो 5-6 साल हो गए, तो फंड की फराहमी हो या दीगर जो मामलात होते हैं वो वफाक, ये बेसिकली वफाक का प्रोजेक्ट है। तो वफाक अगर इसमें मज़ीद ताउन करे तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कि जिससे कराची की पूरी आधा शहर इससे मुतासिर है, और इस मुतासिर न सिर्फ मुतासिर है बल्कि बीमारियों का शिकार भी है, हादसात का शिकार भी है। तो इस पे मैं तो आप ज़ाहिर है कि एक वर्कर की हैसियत से मैं हुकूमत सिंध से यही कह सकता हूँ कि भाई वफाक में ज़्यादा ज़ोर डाले कि फ़ंड की फराहमी करे, हर्डल दूर करे, ताकि ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द अपने पाया तकमील को पहुँचे। और भी दीगर प्रोजेक्ट्स हैं वो जो अभी सामने आए हैं, काफ़ी माशाल्लाह बेहतर उसमें पेशरफ्त हो रही है, और पेशरफ्त की ज़रूरत है, इसमें मज़ीद पेशरफ्त की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ हो गया, ऐसा मुमकिन ऐसा नहीं है, लेकिन होना चाहिए, इसके ऊपर जोर दिया जाना चाहिए, और मैं जोर ही दे सकता हूँ और मैं कह रहा हूँ। आप 19 मई 2013 को MQM छोड़ देते हैं, उसके बाद 21 मार्च 2016 को आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ऐलान करते हैं कि आज आप PSP का हिस्सा बन गए, जिसके आप बाद में सीनियर वाइस चेयरमैन भी रहे। क्या वजह है कि PSP में भी जाने के बाद आप लोग डिलीवर नहीं कर पाए और आप लोग एक एक करके बिखरते गए, यहाँ तक कि आज हम देखते हैं कि PSP का बाकायदा तौर पे MQM, जो कि अब पाकिस्तान के नाम से जानी जाती है, उसमें इंज़माम हो गया। क्या PSP में शामिल होने वाले सारे लोग महज उस वक्त किसी फेस सेविंग के लिए PSP में आए थे, या उस वक्त PSP का इंज़माम हो जाना वक्त की ज़रूरत थी? कुछ कहना चाहेंगे इस? बेसिकली देखें, मेरे हिसाब से तो PSP बनाई गलत थी, ये प्रोजेक्ट ही गलत था। ये प्रोजेक्ट जो ना फेल प्रोजेक्ट था। बस हम चलती गाड़ी में, हमें शौक़ था चलती बस में चढ़ने का। कभी कभी बंदा पायदान पे पैर रखता है, स्लिप हो जाता है, पैर में टूट जाता है, तो हम तो उसमें हमारा कोई और मकसद नहीं था।
कि चलो जब एक जगह नहीं सही तो चलो दूसरी जगह हम अब ये आ ही गए हैं तो इनके साथ कोई अच्छे काम कर लेंगे, कुछ शहर की तरक्की के लिए, कोई अमन व अमान के लिए, कोई शहर के मामलात को दुरुस्त करने के लिए उस चीज़ों को कर लेंगे। तो हम चलती बस में चढ़ गए थे, तो पैर पूरी तरह पड़ा नहीं, स्लिप हो गए, टांग तोड़वा बैठे। तो उसमें अब मज़ीद बंदा हंसे और क्या करे, अपने आप पर हंसी आती है फिर कि गलत फ़ैसले जब आप करेंगे, सियासी तौर पे गलत फ़ैसला मानता हूँ मैं, वो मेरी ब्लंडर थी पीएसपी में आना, और मैं इसको बरमला कहता हूँ, मुझे कोई आर नहीं है, मेरी कोई खुदा न खास्ता मैं कोई दबाव में नहीं आया था कि मुझे किसी ने कहा हो गन पॉइंट पे कि आओ। मैं तो अपनी खुशी से आया था। जब देखा नहीं यार ये इंजन ही पूरा सड़ा हुआ गला हुआ लगा हुआ इसमें और ये बस चल ही नहीं रही है, फिर ड्राइवर का भी कसूर होता है ना उसमें डीजल है, ना इंजन की सफाई है, ना कुछ सुथराई है, और ड्राइवर भी अनाड़ी डंपर वाला ड्राइवर मारता ही फिरेगा। फिर वो ठोकना शुरू कर दिया उसने, कभी इधर कभी उधर। हमने बोला हमें माफ़ करो, हम जा रहे हैं अपने घर। हम आ गए अपने घर वापस, ज़्यादा अरसा हमने भी नहीं गुजारा वहाँ पे। अच्छा, पीएसपी की फॉर्मेशन के साथ ही जब उसके जलसे जुलूस होते या उसकी प्रेस रिलीज जारी होती तो उसमें ये दावा किया जा रहा होता था कि अगला सीएम या तो हमारा होगा या हमारी मंशा से ताकत में आएगा। मगर जब इंतखाबी नताइज आए तो इसके बिल्कुल बरक्स से। तो उस इंतखाबी मैदान में पीएसपी क्यों कोई कारनामा नहीं दिखा पाई जिसका आप उस वक्त हिस्सा थे? यार एक तो हिस्सा होना जो ना कोई जुर्म नहीं होता। अब हिस्सा थे मसला ये था, अब किसी ने कह दिया होगा कि तुम गुलफाम हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, तुम फिल्मों के लायक हो, तुम्हारे से बड़ा तुम शाहरुख खान को भी मात दे दोगे। तो जब आप वैसे ही बन सवर के बिला वजह में घूमने लग जाए तो आप शाहरुख खान तो नहीं बन सकते ना फिर। तो आपको अपने अमाल भी तो दुरुस्त करने चाहिए थे, अपना कोई सियासी जहन को इस्तेमाल करना चाहिए था। आपको ये चाहिए था कि कुछ आप सीखें। अगर आप माजी को बुरा कहते थे तो माजी से अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए थी ना। जब आप ये करेंगे तो फिर अब खुशफहमी का तो कोई इलाज नहीं होता ना। ज़बरदस्ती की गलतफहमी पैदा हो जाए, ज़बरदस्ती की खुशफहमी पैदा हो जाए तो खुशफहमी पैदा हो गई, टकरे मारते रहे, आखिर में कहे भाई ये बस खटा रहा है, पुरानी बस में चढ़ते हैं, जाके वापस बैठ गए जाके। अनीस भाई, क्या आप समझते हैं कि इस वक्त एक सियासी खला शहर कराची में मौजूद है जिसे कोई भी जमात पुर करने में नाकाम नज़र आ रही है? कभी बात करती है जमात इस्लामी कि भाई हमने लोगों के नफ्स पे हाथ रखा, कभी आफाक अहमद साहब ज़ोर शोर से जलसे करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक वो लीडरशिप और एक वो क़यादत नज़र नहीं आती कि जिसको लोगों की असल मसाइल के हल के लिए हम दर्दमांदा कह सकें। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी तरफ से कोई ऐसी लीडरशिप अपनी इस क़यादत को दे सके इस शहर के लिए कि जो कि इस शहर और इस शहर से मुंसलिक लोगों के लिए कुछ बेहतरी कर सकें? कोई ऐसा विज़न है पीपल्स पार्टी के पास? असल में सिर्फ ये बात पीपल्स पार्टी की नहीं है, ये अकेली पीपल्स पार्टी का बस नहीं है। बुनियादी तौर पर कराची के लोगों की नफ्सियात को समझना ज़रूरी है पहले, कि कराची के लोग तरक्की से ज़्यादा, सड़कों की तामीर से ज़्यादा इज़्ज़त और वक़ार चाहते हैं। जब आप उन्हें इज़्ज़त और वक़ार नहीं देंगे तो सड़कें अगर आप सोने की भी बना देंगे ना और उन्हें उसमें उनकी इज़्ज़त नहीं होगी तो आप कहीं पे भी, हर शख्स ये लगा हुआ है, वो 1857 की तलवारबाजी की जो जंग है ना, ये 2025 है भाई। इसमें और उसमें फ़र्क है। उस वक़्त तलवारबाजी चलती थी, अब बड़ा जदीद दौर है। तो आपको लोगों की नफ्सियात को समझते हुए मसाइल जो बुनियादी हैं
उसकी तरफ जिसमें उनको इज़्ज़त और एहतराम मिले। जब आप इज़्ज़त एहतराम नहीं देंगे, सिर्फ लफाजियाँ करेंगे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जितना भी बोलते रहें, फिर लोग जो ना इसी तरीके से 4 उधर होंगे, 10 उधर होंगे और 5 उधर होंगे, इसी तरीके से दर बदर मारे मारे फिरेंगे। उस मारे मारे से मुल्क का नुकसान हो रहा है ना। कराची का नुकसान का मकसद ये कि इस मुल्क का नुकसान है। यानी मुल्क की तबाही अगर करनी है तो कराची को मजीद आप तबाह कर दीजिए, मुल्क तबाह हो जाएगा। ये आप लिख लीजिए बात। कराची ही पाकिस्तान है, कराची के बगैर पाकिस्तान नहीं है। अब ये कोई किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, अगर पाकिस्तान को आपने बचाना है तो कराची को आप बचाएं, यहाँ के लोगों को इज्जत एहतराम दें, यहाँ के वसाइल उनके हवाले करें, वो अपनी मर्जी और मंशा से अपने नुमाइंदे मुंतखब करें। अब उनका नुमाइंदा काला हो या गोरा हो, ये कराची के अवाम का मसला है, ये मेरा आपका अकेले का मसला नहीं है। लेकिन इस बात को लोग समझने को तैयार नहीं है, तो मलम्माकारी करते रहें आप, बिल्डिंग गिर जाएगी एक दिन। अनीस भाई, 2024 के इंतखाबात पे बड़े लोगों ने एतराज़ात उठाए। बड़े लोगों ने कहा कि ये शफाफ नहीं है, बहुत से लोग लिटिगेशन में चले गए, अदालती केसेस आज भी चल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि शहर के अंदर एक तब्दीली देखने में आई। एमक्यूएम पाकिस्तान, जिसको लोग कह रहे थे कि कमज़ोर हो गई है, उसने नताइज में से साबित किया कि वो पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई है। क्या आप इस बात से मुत्तफ़िक हैं उन इंतखाबी नताइज से जो कि एमक्यूएम पाकिस्तान को मिले सूबाई असम्बली में और कौमी असम्बली की सीटों के हवाले से? ये आपने सवाल किया या कोई मुझे लतीफ़ा सुनाया? एक हकाइक में बात की गई है, हकाइक पे मबनी एक बात की गई। नहीं, हकाइक, ये हकाइक में मबनी है, ये तो लतीफ़ा है। आप अपनी राय महफूज रखते हैं? मेरी राय मैं महफूज क्यों रखूंगा? मैं अपनी राय का इजहार करूंगा। प्लीज। ये 24 के इलेक्शन एमक्यूएम मजबूत हो गई है। इस कराची शहर से एमक्यूएम ने एक सूबाई असम्बली की नशिस्त नहीं जीती है, एमक्यूएम पाकिस्तान ने। एमएनए की नशिस्त तो उनके पास है। अरे भैया, एक काउंसलर जीतने की पोजीशन में नहीं हो जो आप बोल रहे पूरे एमएनए की नशिस्त। एमएनए तो आप 342 उठा के दे दीजिए उनको, तो क्या पूरे पाकिस्तान के नुमाइंदे हो जाएंगे? इलेक्शन कमीशन से बाकायदा। इलेक्शन कमीशन छोड़, ये आप क्यों इधर उधर मुझे घुमा रहे हैं? मैं खामखा के अंदर मजीद कोई उस पर चला जाऊंगा, पक्की सड़क पे तो मुश्किल हो जाएगी। अभी थोड़ा कच्चे पे रहने दे तो ज़्यादा अच्छा है। लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है अली खुर्शीदी साहब तो बांगे दहल कहते हैं कि हम लोगों के इश्यूज़ पे असेंबली में बात कर रहे हैं। एमएनए जो है उनके वफाकी वजीर भी हैं मुस्तफा कमाल साहब, और आप कह रहे हैं कि वो जीते ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन के नोटिस को आप झुटला रहे हैं। अल्लाह को माने, अल्लाह के रसूल को माने और तौबा करें कान पकड़ के। मैं तो नाक रगड़ के भी तौबा करता हूँ भाई, इससे ज़्यादा क्या कहूँ। नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं कि मतलब आपको ये लोग जो असेंबलियों में नज़र आ रहे हैं, मैंने कहा ना भाई, ये एक क्या ये ख्याली लोग हैं या आपके ख्याल में ये लोग असेंबली में पहुंचे ही नहीं है? आपकी क्या ये अभी एक शराब है, ख्वाब है जिसमें ये बने हुए। जब ख्वाब टूटेगा तो इमारत गिर जाएगी। तो क्या आप ये शराब और ख्वाब अपनी उस जमात के लिए भी कहना चाहेंगे कि जिसके आप रुकन हैं, जो कि इस वक्त अक्सरियत में है, जिसकी 100 से ज़्यादा कराची से जो जीते हैं, आप तो उनकी बात कर रहे हैं ना। कराची से तो ये जीते हैं जो जिनके लिए मैं कह रहा हूँ। नहीं, इसका मतलब तो फिर आप तमाम जमातों को यही इल्जाम। मैं कराची के रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के रिजल्ट की बात ही नहीं कर रहा हूँ। कराची से भी आपकी जमात के जो रुकन, वो तो सराउंडिंग एरिया में तो हमेशा से भी उस पार्टी जीतती आई है। उसमें तो उस वक्त जब हम उस वाली एमक्यूएम में थे, ताकत में होने के बावजूद, पूरा कराची होने के बावजूद, वो सीटें तो भी उस पार्टी की हमेशा से रही हैं। तो आप कैसे मसला, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि जी आप जीते, यानी कि वो लोग जीते तो वो गलत और आप लोग जीते तो वो बिल्कुल। भाई मैं तो नाक के नीचे जो देख रहा हूं मैं वो बात करूंगा ना। मैं तो
जो शराब वोट से एमक्यूएम जीत सकती है क्या? है? नताइज हम की बात कर रहे हैं हम। मैं नताइज को मानने को तैयार ही नहीं हूँ, दुनिया नहीं मान रही, मैं क्यों मान? सिर्फ अपने नताइज को ही आप दुरुस्त मानते हैं? नहीं, बाकियों नहीं, पे आपका देखें, सवाल है। एक मखसूस अगर एजेंडे के तहत भाई यार छोड़ दें, आगे बढ़ जाए, कोई दूसरा सवाल कर लें, चलें, बेहतर समझते हैं आप इस मौजू पे, लेकिन कोई बात दूसरा ये सवाल कर कि लें। जब एक चीज एक के लिए दुरुस्त नहीं है तो दूसरे के लिए वो दुरुस्त कैसे नहीं, हो सकती नहीं, है? नहीं। अगर आप एक इलेक्शन के नताइज को तो चले कहते हैं- ऐसा करें, कराची के इलेक्शन दोबारा करा लें, पीपल्स पार्टी अपनी वही नशिस्तें और आजाद कराएं। पीपल्स पार्टी फिर तो मान लेंगे ना, पीपल्स पार्टी अपनी वही नशिस्तें ले जाएगी। तो क्या पिछले जो है- इलेक्शन आजाद नहीं थे आपके मुताबिक? तो इलेक्शन तो भाई यार इसको जबरदस्ती आजाद क्यों कहते हैं? अब फिल्म नाम आजाद रखने से कोई आजाद थोड़ी होता है, कोई नाम आपने आजाद रख लिया तो आप आजाद हो गए, ऐसा तो नहीं होगा ना। बेहतर। अच्छा अनीस भाई, आपकी जो पिछली सियासी जमात थी जिसमें आप अपने नौजवानी के आगाज़ से, जो आपकी पहली सियासी जमात थी, शामिल हुए, आपकी बहुत तरक्की देखने में आई। आप इस मुल्क के अलावा भी दूसरे मुल्क भी जाते थे और बाकायदा तौर पे मरकज़ी क़यादत से राब्ते में थे, उनके ख़ास कुर्बत के हामिल आप कहलाते थे। बल्कि हमने तो ये भी सुना कि आप उनको दिए जाने वाले खाने से पहले वो खाना भी आप चखते थे कि भाई वो खाने में कोई ऐसी वैसी चीज़ तो नहीं है। इतनी कुर्बत और इतनी क्लोजनेस होने के बावजूद जब आप वहाँ से दूर हुए तो आपने क्या फ़र्क महसूस किया आपकी मौजूदा क़यादत में और जिनके साथ आप एसोसिएट हैं उस क़यादत में? उस सियासी फ़हम को आप कैसे तकाबुल करना चाहेंगे? देखिए, मैं जिस पार्टी में था, एमक्यूएम थी, वो एमक्यूएम थी और मैं बड़ी दिलो जान से था। और मैं जिस दिन मैंने छोड़ा 19 मई 2013 सुबह 6 बजे या 5 बज रहे थे लंदन में, मैं उस वक्त तक कमिटेड था। बस कुछ माहौल ऐसा बना कि मैंने अपने आप को दूर करना मुनासिब समझा। अब मैं उसकी तफसील में मुनासिब नहीं समझता हूँ जाना। मैंने अपने आप को दूर कर लिया और दूर करके मैं 2-3 साल आराम से बैठा हुआ था, कहीं घूम फिर रहा था और मुझे कोई वो नहीं थी, शर्मिंदगी भी नहीं थी छोड़ने की। दुआ गो रहा हूँ मैं हमेशा उनके लिए, आज भी हाँ दुआ करता हूँ उनकी सेहत के लिए, खासकर उनकी वालिदा की मग़फ़िरत के लिए मैं हमेशा दुआ गो रहता हूँ। ये तो मौत ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में, मैं कौन होता हूँ किसी को बद्दुआ देने वाला? यार मैं कोई बाबा हूँ जो बिला वजह में बद्दुआ देता फिरूँ? नहीं, ये चीज़ें मेरे जीन्स में ना, मेरे ख़ानदानी उसमें नहीं, मेरे खून में नहीं है। लेकिन फिर आपने जो उस वक्त सिलसिला शुरू किया अपने वीडियो और रिकॉर्डिंग का जो आप यूट्यूब पे अपलोड हाँ, करते बिल्कुल थे, बिल्कुल वो क्या मामला था? हाँ बिल्कुल, जब मैं देखे ना, ख़राब कर गई शाही बच्चे को सोबत ज़ाख, जब मैं कौवों की सोबत में आया तो थोड़ा सा काएं काएं करना पड़ गया था। तो मैंने वापस, मैं नींद से बेदार हुआ, मैंने बोला ये गलत है। बल्कि मैंने इनको भी टोका, मैंने कहा बस बहुत हो गई है, कोई काम की बात करो, आगे बढ़ो। जब किसी मकसद, अगर सिर्फ गालियां ही देने का मकसद लेकर आए हो तो भैया तुम गाली देते रहो। मैं चला अपने घर को और मैं उसके बाद से मैं इतने, मेरा ख्याल से मैं 5-6 साल मैं किसी पार्टी में नहीं था, मैं आराम से बैठा हुआ था। लेकिन कुछ माहौल ऐसा बना दिया गया, कोई ऐसी सिचुएशन हो गई थी, तो मैंने कहा नहीं भाई, इनके साथ तो मुझे वापस काएं करने तो जाना नहीं है। तो मैं चलो, सिंध की एक मोतबर पार्टी है जिसके खिलाफ आप बरसरे पैकार रहे काफ़ी अर्से। वो तो बरसरे पैकार तो दुनिया सब एक दूसरे के खिलाफ रहती है, कोई नई बात नहीं है। सियासत में पॉलिसी पे आप बड़ा बरसरे पैकार रहना, सियासी तौर पर बरसरे पैकार को तलवारबाजी से जंग आज़ादी थोड़ी लड़ रहा था कि जो भाई कि
उसने मेरे मुल्क पे कब्जा कर लिया तो अब मैं छुड़वाने का, जब तक नहीं छोड़ूंगा मार नहीं दूंगा। ऐसा थोड़ी होता है। सियासत में ये अप डाउन आते हैं, चीज़ें आती हैं। यानी कि आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया? नहीं, इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कहते हैं। आदमी अपनी देखता है कि बेहतर तरीके से, जब उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है तो वो कहता है यार मेरी सियासत, जब मुझे सियासत करनी है तो फिर मैं ऐसी जगह पे जाके सियासत करूं जहाँ खुला डुला माहौल हो, तो मैं उसमें आ गया। उसमें क्या बुरी बात है। अनीस भाई, आप एक बड़े ही ज़ीरक सियासी कारकुन हैं। सियासी मामलात पे आपकी गहरी निगाह भी रहती है। बहुत से आपके साथी आपको छोड़ के भी चले गए, बास को आपने छोड़ दिया होगा। वो अवाइल, वो अयाम जो आपने अपने सियासी दोस्तों के साथ गुजारे, उनमें से आपको कौन से दोस्त अब तक याद आते हैं कि जिनको आप एक अच्छा सियासी कारकुन कह सकें, या जिनकी सियासी खिदमात को आप आज भी अपने लिए एक मिशले राह करार देते हो? देखें, अगर आप मेरे माजी की बात करेंगे ना तो उसमें तो ज़ाहिर है इतना तवील अरसा था, बहुत सैकड़ों लोग थे, आए गए, चले जाते थे छोड़ के, आते थे फिर। तो अब मैं किस किस का नाम लूं? और दूसरी बात ये कि मुझे छोड़ के क्यों जाएंगे? कोई मेरी सियासी जमात थोड़ी थी कोई। मैंने कोई पार्टी थोड़ी बना रखी थी जो मुझे कोई छोड़ के जाएगा। मैं तो खुद एक पार्टी को छोड़ कर आया। जब छोड़ कर आया तो गद्दार करार पाया तो फिर एक अजीब सा भी लगा कि भाई, तो अब मैंने कहा यार अब जो भी है, अब गद्दारी का सर्टिफिकेट भी है। सबसे बड़ी बुरी बात यही रही है कि ये जो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट दिए जाते हैं ना, आप नालायक बोल दे, सब चीज़ बोल दे, छोड़ गया, सब चीज़ कर दिया, अब गद्दारी का सर्टिफिकेट भी हो जाता है। तो ये कुछ अजीब सी बातें हैं। आप ऐसा घुमा घुमा के सवाल कर रहे हैं कि मैं कुछ ऐसा बोल दूं कि जिससे जो ना, चले हम इसको, ऐसा कुछ नहीं। हम इसको बड़ा ओपन होके पूछ लेते हैं। मतलब कि आपने जिन सियासी लोगों के साथ काम किया उसमें बड़ा नाम एक डॉक्टर इमरान फारूक थे, सलीम शहजाद थे। ये दोनों लोग इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं हैं। हाँ, इसमें इसी सवाल से तो ज़ाहिर है कि चेयरमैन अजीम अहमद तारिक भाई थे, शहीद, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। डॉक्टर इमरान फारूक भाई थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। सलीम शहजाद भाई थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और भी SM तारिक भाई शहीद थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बड़े अच्छे लोग थे। ऐसा नहीं था कि ये कोई ये जेन्युइनली ये सियासी वर्कर थे और ये पार्टी का असासा थे। बस सलीम भाई तो खैर अपने बेचारे एक मूजी मर्ज़ का शिकार होके वो तो अल्लाह को प्यारे हुए। बाकी किसी न किसी नागहानी हादसे का शिकार हुए, मार दिए गए, कत्ल हो गए। तो इनका ज़्यादा दुख है मुझे। ये जो लोग जो ना, ये वाकई खासकर डॉक्टर साहब का और सिर्फ तारिक अजीम अहमद तारिक भाई का, कि ये वाकई पार्टी का शायद ये हयात होते तो बहुत सी मामलात को ये दुरुस्तगी में ले जा सकते थे। लेकिन शायद कभी कभी अल्लाह को मंजूर नहीं होता है, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं तो फिर उसमें बंदा बेबस हो जाता है। अनीस भाई, आपने बहुत सारे केसेस भी भुगते, बहुत सारी इंक्वायरी भी भुगती। कौन सी ऐसी सख्त इंक्वायरी या कौन सा ऐसा सख्त इंटरोगेशन था कि जिसको आप अपने लिए वबाल जान समझते हो और जिसको याद करके आज भी आपके रोंगटे खड़े हो जाते हो? पाकिस्तान में भुगतते रहे। पहले पाकिस्तान में थे और ताज़ा तरीन भी भुगता CTD को, जो गालबन अच्छी सख्त इंट्रोगेशन थी। ज़ाहिर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम, रॉ से ताल्लुक़ का इल्ज़ाम, ईरानी एजेंसी से ताल्लुक़ का इल्ज़ाम, तो ये तो वैसे ही भयानक इल्ज़ाम है कि बंदा शर्म के मारे ही आधा तो टेंशन हो जाता है। फिर लंदन चले गए तो डॉक्टर साहब का मर्डर केस, उसमें बड़ा तकलीफ़ दे मरहला आया, तो वो काफ़ी भुगता। और क्योंकि इन चीज़ों में अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहा नहीं, मैं बड़ा एक जेन्युइनली मैं लॉयल था भाई का। ऐसा नहीं था कि मैं नहीं था, मैं पार्टी का लॉयल था। तो इसका मकसद ये नहीं कि सारे उल्टे काम मैं ही करता हूँ जो मेरे गले डाल दिए जाएं। तो वहाँ पर भी हमारे नादान दोस्तों की मेहरबानी से
कोशिश की गई थी कि मेरे पे डाल दिए जाए, लेकिन वहाँ की पुलिस और पाकिस्तान की उसमें बड़ा फ़र्क है। यहाँ तो खाल जब तक नहीं उधेड़ लेते हैं ना, जब तक के किसी के कहे को वो साबित कर लेते हैं कि ये इसने कहा तो ये सही कहा होगा, इसी ने किया है, तो बंदा हाँ कर लेता है आखिर के अंदर। फिर 10-10 साल भुगतता है। बेचारे बहुत से लोग भुगत के अभी आए हैं ना, तो फांसियों पे भी चढ़ गए हैं। तो वहाँ तो एक जनरली इन्वेस्टिगेशन के एक बहुत ही जदीद तरीके हैं। वो हर चीज़ निकलवा लेते हैं ना, वो इतना साइकोलॉजिकल आपको मजबूर कर देते हैं कि आप सच बोलने पर मजबूर हो जाते हैं। तो वहाँ पे जब कुछ था नहीं तो मैं क्या सच बोलूँ? फिर मैं हाँ करता तो मैं तो झूठा था ना, फिर तो झूठ था, वो मेरे और गले पड़ जाता, क्योंकि असल कातिल तो कोई और थे। वो यही हिसाब उन्होंने अल्ताफ़ भाई के साथ किया। उनके साथ भी उनको ठीक ठाक मकसद ये कि कोई 4-5-6 दफ़ा 8-8 घंटे 10-10 घंटे 6-6 घंटे उनसे भी इन्वेस्टिगेशन रही, मुझसे भी रही, और भी दीगर साथियों के साथ। अनवर साहब के साथ बड़ी तवील इन्वेस्टिगेशन हुई, तारिक मीर भाई के साथ बड़ी तवील इन्वेस्टिगेशन की। तो और 3-4 हज़ार अफराद के साथ इन्वेस्टिगेशन की। बहुत से तो वहाँ पर लंदन में डिफरेंट एरियाज़ में, जो ईस्ट लंदन में और वेम्बले में कुछ साथी जो कारकुनान जो लंदन के उस वक़्त के थे वो रिहाइश पजीर थे, तो वो उनके पास तो बायोडाटा था ना कि एमक्यूएम का कारकुन कौन कौन इनसे एमक्यूएम के ऑफिस आना जाना। तो तकरीबन 4,000 अफराद से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की। उनके घरों पे भी छापे मारे, उनको भी ले गए, लेकिन जल्दी वो बात क्लियर हो गई। हमें उन्होंने ज़रा, हम क्योंकि बिल्कुल ही सेक्रेटरीट में थे, डॉक्टर साहब से भी क्लोज थे, तो जाहिर है कि वो हमें ज़्यादा उन्होंने शामिल तफ्तीश रखा। मुतमईन हो गए तो आज आपके सामने बैठे हुए हैं ना। अरे डॉक्टर साहब, आपने एक बड़ा अरसा कराची की सियासत को देखा और बहुत सारे मेयर आपकी निगाहों से गुजरे। आपने डॉक्टर फारूक सत्तार साहब का भी दौर देखा होगा, आपने मेयर वसीम अख्तर साहब तो भी देखा, और जो मौजूदा मेयर हैं जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब, जो कि कराची के ही बेटे हैं, उर्दू स्पीकिंग हैं, आम अल्फाज में महाजिर हैं, और पीपल्स पार्टी आप ही की जमात से ताल्लुक़ है। आप इन सारे मेयर्स का अगर मवाजना करें तो कौन सा मेयर आपको सबसे ज़्यादा डेडिकेटेड, टैलेंटेड, बल्कि मैं जिक्र करना भूल गया आपके एक साबिक एसोसिएट जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब, जिनको गालिबन उस दौर में सेकंड मेयर का एजाज़ भी मिला था दुनिया के। तो इन चारों का अगर आप एक तकाबली जायज़ा लें तो किस मेयर को सबसे ज़्यादा बासलाहियत समझेंगे आप, ये कहना चाहेंगे? देखें, अगर बात सलाहियत और इस बात की तरफ आएंगे ना, तो ये जो पॉलिटिकल पोस्टें होती हैं ना, ये पार्टी बेस होती हैं। कोई अपनी सलाहियत की बुनियाद के ऊपर मेयर नहीं बनाया जाता है, पार्टी की लॉयल्टी की बुनियाद पर मेयर बनाया जाता है। उसका वो देख के क्यों उसके बाद तजर्बा तो होता नहीं है उसको। ऐसा तो नहीं है कि फारूक सत्तार भाई थे तो उन्होंने दुबई आबाद किया हुआ था, उनके पास तजर्बा था, या मुस्तफ़ा कमाल साहब थे तो उन्होंने इस्तांबुल का प्लान उन्होंने दिया हुआ था, वो आबाद करके आए थे, या वसीम अख्तर भाई थे तो उन्होंने इस्लामाबाद की पूरी डेवलपमेंट का प्लान उन्होंने किया हुआ था, तो वो, या मुर्तज़ा वहाब साहब हैं तो ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने न्यूयॉर्क जाके आबाद किया हो। ये पार्टी की बुनियाद के ऊपर के भाई उस पर बनाया जाता है। फिर उसके बाद उसकी सलाहियत सामने आती कि वो उसका अहल है नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब और मुर्तज़ा वहाब साहब, इनकी सलाहियत नज़र आती है मुझे। मुस्तफ़ा कमाल साहब की सलाहियत इसलिए भी नज़र आती है कि वो जब मेयर थे तो पार्टी का उरूज का बाम था, बाम उरूज बिल्कुल उस पे थी, पीक पे, हर चीज़ का कंट्रोल था, हर चीज़ का कंट्रोल था, और उनको सपोर्ट इतनी बड़ी मजबूत दी गई थी
कि वो फिर वही होता है ना कि कमांडर का ही नाम आता है। मौजूदा मेयर के पास भी सूबाई हुकूमत की अब मुकम्मल सपोर्ट। मैं समझ रहा हूँ कि मुर्तज़ा वहाब साहब को और फ्री हैंड दिया जाना चाहिए, क्योंकि मुर्तज़ा वहाब साहब के पास जब वो थे अपने, अल्लाह भला करे, नेमतुल्लाह खान साहब, नहीं नेमतुल्लाह खान साहब भी थे। नेमतुल्लाह खान साहब की सलाहियत नज़र आती है, उनके साथ सपोर्ट नहीं थी। उनके साथ मुशर्रफ साहब ने सपोर्ट दी, लेकिन उनकी पार्टी की इतनी वो नहीं थी। मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ KDA, KMC, हर चीज़, वाटर बोर्ड, सब उनके कंट्रोल में था। इस वक्त मुर्तज़ा वहाब भाई के पास जो ना वाटर बोर्ड, KDA, KMC या जो भी है, ये अभी उनके कंट्रोल में नहीं है। नहीं, मगर सॉलिड वेस्ट के भी वो चेयरमैन हैं, सॉलिड वाटर वेस्ट बोर्ड को भी वो हेड कर रहे हैं। छोटे से हिस्से को तो आप हाईलाइट कर रहे हैं, मैं जनरली हाथियों की बात कर रहा हूँ ना। आप पोगो की बात ले आए तो हाथी और पोगो में फ़र्क है। वो बच्चा होता है ना, हाथी का बच्चा पोगो, तो फ़र्क होता है ना। तो सलाहियत में मुर्तज़ा साहब की भी नज़र आ रही है, कोशिश वो अपनी कर रहे हैं भरपूर तरीके से। मुस्तफ़ा कमाल ने भी अपनी सलाहियत दिखाई, मेहनत की, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके बावजूद कि उनके लिए फ़ंड की फरावानी बाकायदगी से, और इसमें अगर मैं कह दूंगा तो लोग मुझे फिर गद्दारी का सर्टिफिकेट दे देंगे कि मुल्क दुश्मन हो गया, गद्दार हो गया। ईमानदारी की बात है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब की कामयाबी में और उन पे गहरी नज़र रखने में और उनको बकअप करने में अल्ताफ़ भाई का हाथ। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि मुस्तफ़ा कमाल साहब को उन्होंने कह दिया था कि कोई राब्ता कमेटी का मेंबर तुमको इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता। अब नहीं माने तो वो एक अलग है, मैं तो गवाह हूं भाई, चश्मदीद। और मेरे ख्याल महीने में 2 दफ़ा इनको लंदन बुलाया जाता था इसी बुनियाद के ऊपर कि क्या क्या काम हो रहे हैं, ये काम मुकम्मल क्यों नहीं हुआ। इलाकों की रिपोर्ट आने पर मुस्तफ़ा कमाल से जवाब तलब। इसका मकसद तो मुस्तफ़ा कमाल के ऊपर जैसे कहा जाए ना, निगरानी, वो डायरेक्ट अल्ताफ़ भाई की थी। और उनकी निगरानी की वजह से बाकी सारे के सारे जो ना जितने नट बोल्ट थे ना, वो टाइट रहते थे। चाहे वो टाउन की शक्ल में हो, चाहे यूसी की शक्ल में हो, चाहे वो यूनिट की शक्ल में हो, चाहे वो सेक्टर की शक्ल में हो, चाहे वो तंजीमी कमेटी की शक्ल में हो, चाहे राब्ता कमेटी की शक्ल में हो। वो फिर इन चीज़ों पे नज़र भी रखते थे और एक एक चीज़ की वो डायरेक्ट रिपोर्ट लेते थे ना। तो ये इस बात को भी मानना चाहिए ना कि उनकी कामयाबी में, उनको इतना वज़न देने में, उनको इतना ऊपर चढ़ाने में, और इतना, कोई वाली बात है, शेर है ना, हम ही तुमको बाम पे लाए, आग लड़ाई दूसरों से। तो भाई इन्होंने भी यही किया, बाम पे तो कोई और लेकर आया था ना इनको। तो भाई इसको मान लेना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं ये कहूँ कि मैं पैदाइशी तौर पे अनीस एडुकेट, हाँ मेरे माँ बाप ने नाम अनीस अहमद खान रखा था, फिर मैंने LLB कर लिया था, अनीस एडुकेट हो गया। लेकिन अनीस एडुकेट का नाम किसी न किसी वजह से तो हुआ ना, किसी की शफकत में हुआ। मैं उस शफकत को तो नहीं माइनस कर सकता। तो मैं तो मानता हूँ, हाँ अब मेरी दूरी है, अब मेरी उनसे अलहदगी है, अब मेरा डिस्टेंस है। अब जो मैं काम करूँगा वो मेरी अपनी सलाहियत होगी। लेकिन सीख कर मैं वहीं से आया, ये भी सीख कर वहीं से आया। लेकिन अभी सीखने का भी इन्होंने, अगर इनमें सलाहियत होती तो उस सीखे को आज शो करते। तो अनीस भाई, आपने बात की सलाहियत की, तो एक ऐसे सियासी वर्कर की जिसकी सियासी तरबियत एक बहुत बड़े खानवादे में रही हो और वो बड़ी सियासी नचेब फराज से वाकिफ़ भी हो, उसकी सलाहियतों को क्या आप नहीं समझते कि इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहिए इस शहर को बेहतर करने के लिए और लोगों के साथ रवाबित बेहतर बनाने के लिए, ताकि अमूमी तौर पे शहर में एक सुकून की फ़िज़ा कायम हो सके?
आपको लगता है कि आपके साथ इस वक्त कुछ तवज्जो आप पे देने की ज़रूरत है, या आपकी मेरे को तवज्जो देने आपकी की सलाहियतों को इस्तेमाल करने की नहीं, ज़रूरत है? मैं कोई लीडरी वेडरी करता नहीं हूँ। मैं जट आदमी हूँ, एक कारकुन वर्कर आदमी हूँ भाई। मेरे को ये जिनकी लीडर बनने की ख्वाहिश थी ना, वो सब बढ़ चुके हैं। तो मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है लीडर बनने की। हाँ, मैं सियासी कारकुन हूँ, मेरे पास काम आएगा ईमानदारी से कर दूंगा, अपनी भरपूर जो कुछ सीखा है वो लगा दूंगा, नहीं काम आएगा बैठा हुआ हूँ। अनीस भाई, आपका बुनियादी तौर पे ताल्लुक़ है मीरपुर ख़ास से। बिल्कुल। और जब कराची से हम आगे जाते हैं तो हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, टंडो जाम और टंडो बागो, टंडो आदम समेत कई इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पे बड़ी तादाद में महाजिर आबाद हैं, और जो कि अपनी तमाम तर सकाफ़त को, अपने तमाम तर रीति रिवाज को लेके आज भी कायम हैं जैसे कि पहले थे। आप बुनियादी तौर पे क्या समझते हैं कि हमारे उन शहरों का बच्चा और इस कराची के बच्चे के तर्ज़ ज़हन में क्या फ़र्क है, उसके सियासी सोच में, उसके अंदाज़ फ़िक्र में क्या बुनियादी फ़र्क आप देखते हैं? इंटीरियर सिंध का जो उर्दू बोलने वाला तबका है ना, वो ज़्यादा समझदार है, बाशऊर ज़्यादा है, बाशऊर ज़्यादा है। वो माहौल को, सियासत को समझ के फ़ैसले करता है, वो जज्बात में नहीं चलता है, वो बहुत सोच समझ के फ़ैसले करता है। कराची के लोग थोड़े से जज्बाती हैं। फिर दूसरा बड़ा शहर है हैदराबाद, वहाँ के लोग भी थोड़े से जज्बाती हैं। तो जज्बात, हर जगह पे जज्बात का इस्तेमाल, हाँ जज्बात मरने नहीं चाहिए, जज्बात ज़िंदा रहते हैं तो इंसान ज़िंदा रहता है, लेकिन कुछ सूझबूझ के काम, सूझबूझ के फ़ैसले होते हैं। तो सूझबूझ के फ़ैसले मेरे नज़दीक इंटीरियर सिंध के लोग ज़्यादा बेहतर। यानी कि इंटीरियर सिंध का उर्दू बोलने वाला बच्चा, उर्दू बोलने वाला भी और सिंधी बोलने वाला भी, ये भी बता दूं, सियासी शऊर दोनों में मौजूद है। ओह बहुत ज़्यादा सिंध में सियासी शऊर। आपको हकीकत बताऊं, मैं तो आज आप जदीद दौर है तो हर एक के हाथ में मोबाइल होता है, हर एक पूरी दुनिया उसमें सिमटी हुई है सोशल मीडिया में। अगर आप 20 साल 25 साल पहले चले जाएं, जब ये सोशल मीडिया 5 साल पहले, 7 साल पहले, 10 साल पहले, 12 साल पहले नहीं था, तो वहाँ के देहात में आप किसी गोठ के पास से गुजरें और किसी चाय के ढाबे पे आप बैठ जाएं, तो वहाँ पर आपको उर्दू अखबार जंग मिलता था, काविश मिलता था, इबरत मिलता था। अगर वो 10 आदमी बैठे हैं और उनमें कोई एक पढ़ा लिखा होगा ना, तो वो 10 आदमी को वो खबरें सुना रहा होता था, और वो 9 आदमी बाद में उस पर तबसरे कर रहे होते थे सूरत हाल के ऊपर। ये कराची में तो कभी भी नहीं हुआ। यानी कि इल्म से रिश्ता गहरा। हाँ, इल्म से रिश्ता इंटीरियर सिंध के लोगों का बहुत गहरा है। आपने तालीम भी मैं देहाती हूँ पक्का। आपने तालीम का जो सिलसिला अपना जारी रखा वो भी अपने ही इलाके और अपने कुर्ब जवार में रखा। मैं उमरकोट में पैदा हुआ, या तो अकबर बादशाह पैदा हुआ था, दूसरा मैं पैदा हुआ। तो अकबर बादशाह हो गया, मैं कहाँ अकबर बादशाह कहाँ, मैं उमरकोट के पास एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। वहीं से मैंने प्राइमरी तालीम हासिल की। जब 6ठी जमात में था तो फिर मैं मीरपुर ख़ास शिफ्ट हुआ। मीरपुर ख़ास से फिर गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल, जो पहले मॉडल हाई स्कूल था, एक प्राइवेट स्कूल था, और वहाँ के एक मशहूर एजुकेशनिस्ट थे चौधरी रफ़ीक अहमद साहब, जिनका बड़ा मीरपुर ख़ास के तालीम के अंदर बहुत बड़ा हाथ है। उनके कॉलेज, स्कूल, इब्न रुशद गर्ल्स कॉलेज बनाया उन्होंने, और दीगर मॉडल कॉलेज बनाया, मॉडल हाई स्कूल बनाया। मैंने वहीं से मॉडल हाई स्कूल से मैंने मैट्रिक किया। फिर मैं शाह अब्दुल लतीफ़ कॉलेज में मैंने दाखिला लिया। वहाँ घर वाले मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे, तो मेरे अफ़ाल ही नहीं थी इंजीनियर बनने के। तो पहले साल में सारे पेपर्स में फ़ेल हो गया। फर्स्ट ईयर साइंस थी, मैथमेटिक्स ली थी, 5 पेपर में फ़ेल हो गया। अब मैंने कहा यार अब क्या करूँ। फिर मैंने खामोशी के साथ वहाँ से स्कूल कॉलेज से सर्टिफिकेट अपना वो निकलवा, मैं मॉडल कॉलेज में आके एडमिशन लिया। फिर ग्रेजुएशन मॉडल कॉलेज से किया। फिर लॉ मैंने गवर्नमेंट मॉडल कॉलेज जो था, बाद में गवर्नमेंट वो भुट्टो साहब के वक्त में नेशनलाइज हो गए थे,
फिर मैं मुस्लिम लॉ कॉलेज हैदराबाद से मैंने LLB किया। फिर जस्टिस अल्लाह जिन्होंने मेमन साहब, बहुत मशहूर नामी ग्रामी, बहुत अच्छे इंसान थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनकी कंपनी में मेरे फादर इन लॉ भी उनकी कंपनी में थे, वो भी सीनियर लॉयर थे, जाबिर साहब, मोहम्मद जाबिर ख़ान, वो भी सिविल के थे। अल्लाह मेमन साहब क्रिमिनल उसके थे। तो उधर मैंने प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस करते करते मैं MQM की तरफ आ गया और उसके बाद सारी प्रैक्टिस इधर उधर हो गई, नाम के साथ एडवोकेट लग गया बस। अच्छा अनीस भाई, जब कराची के ताजिर से बात की जाती है और कराची के ताजिर से जब मुलाकात करता है वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा, मैं बात कर रहा हूँ कुछ अरसे पहले एहसान इकबाल साहब की कराची आमद के मौके पे, तो यहाँ के ताजिरों ने उनसे रिक्वेस्ट की, एक अज़रा मज़ाक गिला किया कि भाई हमें जो है मरीम नवाज़ साहिबा दे दें और हमारा CM ले लें। तो क्या आप नहीं समझते कि ये सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पे एक सवालिया निशान है कि वो यहाँ के CM को कहते हैं कि आप ले लें और हमें मरीम नवाज़ साहिबा दे दें? देखिए, ये सियासी बयानात होते हैं, मुखालिफ पार्टी के होंगे, उन्होंने ज़ाहिर है उनको पीपल्स पार्टी नहीं पसंद होगी, उनको मरीम साहिबा ज़्यादा पसंद आ गई होंगी, तो उन्होंने कह दिया। तो इसको इशू बनाने की मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं है। क्या आपको लगता है कि वाकई में सियासत सिंध की सतह की बेहतर है सूबाई सतह पंजाब से, जो कि इस वक्त पंजाब में काम हो रहे? नहीं, पंजाब में नहीं काम हो रहे, लाहौर में काम हो रहे हैं। पूरे पाकिस्तान का बजट तो लाहौर पे लग रहा है ना, तो उसके बावजूद भी आप ज़रा भाटी गेट, लोहारी गेट, ज़रा उन एरियो में भी तो जाएं ना, एक मखसूस हिस्से को। ऐसे तो आप अपना डिफेंस क्लिफ्टन ये सब चीज़ें भी दिखा दें कि इससे ज़्यादा डेवलपमेंट कहीं नहीं है। वहाँ पे भी ऐसा ही है, ये सिर्फ कुछ सड़कें अच्छी, वो तो शुरू से और पहले से बनी हुई थी। वो परवेज़ इलाही साहब आए, उन्होंने भी वो किया। उससे पहले शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने भी तवज्जो दी। और उसके बाद हमज़ा शहबाज आए कुछ दिन के लिए, फिर मेरे ख्याल अब मरीम साहिबा आई हैं। तो वो एक शहर के ऊपर पूरी तवानाई जब लगेगी, सिंध का तो पूरा एरिया इतना पसमानदा है कि उस पर थोड़ा थोड़ा लगाओ तो वो नज़र नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा लगाओ तो नज़र नहीं आता है। ये भी तो है ना मसला है। यानी कि अगर आप तकाबली जायज़ा लें तो आपको सिंध और कराची बेहतर नज़र आता है पंजाब के मुकाबले में? बहुत सी चीज़ों में सिंध बेहतर है। आप इंटीरियर सिंध में जाके देख लें, ज़रा सड़कें देख लें, शानदार सड़कें हैं, कच्चे के छोटे यानी देहाती इलाकों तक में। हॉस्पिटल देख लें जाके, एक से एक जदीद हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, बन रहे हैं और बने हुए भी हैं। करोड़ों रुपए का लोग मुफ्त इलाज कराते हैं, वो भी है। जहाँ खराबियां हैं वहाँ अच्छाइयों को भी तो हाईलाइट किया करें ना। आप मीरपुर खास से मिट्टी की तरफ चले जाएं, मिट्टी एक ज़माने में इतना सा छोटा सा कच्चा डेजर्ट के अंदर छोटा सा कस्बा होता था, और पूरे डेजर्ट में सड़क ऐसे बनती थी। जब मैं पहली दफ़ा 87 में मैं अरेस्ट हुआ तो केकड़े पे बिठा के मुझे मिट्टी ले जाया गया। केकड़ा कहते हैं पुराने फौजी रिटायर्ड DMC ट्रक जो होते थे ना, वो जब वो बेच देते हैं ना रिटायर्ड होने के बाद, तो वो वही डेजर्ट में चलते हैं। उस पर भेड़ बकरियां भी, जानवर भी, इंसान भी, सब सामान भी, वो थरी बेचारे जो ना वो भर के, तो रास्ते थे नहीं। वो तो रास्ते कैसे बनाए जाते थे? वो जिस चलते चलते जब एक ही जगह पे वो ट्रक एक रूट पे चल रहा है तो कुछ हिस्सा बन जाता था, तो उस पर डामर डाल देते थे, तालकोल डाल देते थे, तो वो नज़र आता था कि ये सिंगल पतली सी सड़क है। आज जाके देखें, अगर आपके मोटरवे से ज़्यादा अच्छी सड़क ना बनी हुई हो तो मुझे कहिएगा। आप नगर पार्कर तक चले जाएं, आप डिप्लो, छाछरो, मिट्टी से इस्लाम कोट, आप जाके देखें तो सही। जाके यहाँ से बैठ के वो तबसरे आसान होते हैं, जाके देखें भी तो सही ना। तो ऐसी खूबसूरत और आरामदा और सहूलत से मुज़य्यन सड़कों का जाल कराची में नहीं बचना चाहिए? कराची में देखिए बनता है, कराची में बन रहा है ना, अभी इतनी डेवलपमेंट हो रही है, खुदाई हो रही है, बनेगा तो फिर सड़क बनेगी ना भाई।
आप पहले सड़क बना दें फिर खोद दें। प्रोजेक्ट लाए जाते हैं तो प्रोजेक्ट को पहले खुदाई की जाती है ना, जब पहले उधेड़ा जाता है तो बाद में तो सिलाई होती है, कपड़े की कटाई के बाद ही तो सिलाई होती है, ऐसे तो नहीं कपड़ा लपेट देते ना। अनीस भाई, शहर कराची में एक नया मामला देखने में आ रहा है। लोग सियासत तो कर रहे हैं लेकिन सियासत के साथ साथ अमली इक़दामात हमें नज़र नहीं आ रहे। एक वो दौर भी हमने देखा था कि जब एक शहर की बच्ची बुशरा जैदी एक गाड़ी वाले के नीचे आती है तो शहर में हलचल मच जाती। आज शहर के अंदर रोज़ डंपर आते हैं और रोज़ कुचल जाते हैं लोग, मगर कोई कानून नज़र नहीं आता। मगर उसके बावजूद लोगों के अंदर एक बेचैनी है, एक बेकली है। मगर किसी भी हद तक हमको वो जोशो खरोश और वो एक वलवला नज़र नहीं आ रहा जो कि शायद इस शहर का खासा हुआ करता था। क्या आप समझते हैं कि इस हवाले से कुछ बेहतरी मज़ीद आगे जाके वक्त में आएगी या लोग ऐसे ही बेहसों की तरह जीते रहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ इस वक्त जो ख़ासकर जो ये ई चालान का जो सिस्टम शुरू हुआ है, देखिए जो कानून तो सख्ती से ही नाफिज किया जाता है ना। दुनिया में ये है कि कानून कहीं पर भी आप दुबई में चले जाएं या यूरोप में या इंग्लैंड में, आप शराब पी के गाड़ी नहीं चला सकते, डायरेक्ट आपको अंदर करेंगे। वहाँ पे बिल्कुल अलाउ नहीं। तो कानून की सख्ती है ना। पीने पे ममानियत नहीं है लेकिन गाड़ी चलाने पे ममानियत है। तो यहाँ बेहंगम ट्रैफिक उसको कंट्रोल करने के लिए जब भारी जुर्माने आ रहे हैं तो आप देखें सीट बेल्ट, वहाँ तो आम आदमी बैठता है सबसे पहले सीट बेल्ट लगाता है, फ्रंट वाला जो ना वो खुद सीट बेल्ट लगा लेता है। यहाँ अब लोग लगाना शुरू है, आप भी लगा रहे हैं ना, मैं भी लगा रहा हूँ। जब माहौल बदलेगा तो डंपर भी काबू में आएंगे और कानून की अमलदारी भी होगी, तो लोग ट्रैफिक सिग्नल पर रुकेंगे भी, तो उससे मामलात इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। अब लोगों का तो जाहिर है लोग खुद भी तो कानून पे अमल दरामद करें ना, इधर उधर डाल देना। दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। क्या आपको नहीं लगता कि शहर के अंदर एक बड़ी आवाज़ आजकल महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद की सूरत में नज़र आ रही है? हर अवामी मसले पे वो बड़ा खुल के बात कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे भी उनकी बड़ी प्रेजेंस नज़र आ रही है। क्या आपको लगता है कि आने वाले मुस्तकबिल के सियासी दिनों में उनका कोई सियासी हिस्सा वो हासिल कर पाएंगे या महज ये गूंज सोशल मीडिया तक ही महदूद रहेगी? आफाक भाई से मेरी बड़ी अच्छी ताल्लुकात हैं, बड़ी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, लेकिन उनका वक्त मुकम्मल हो गया है। अब वो मज़ीद में तबसरा करना नहीं चाहता उन पर। हाफिज़ नईम कराची में बड़ा एक्टिव थे। जब तक वो अमीर जमात कराची थे बड़ा उनका शोर, उनकी आवाज़ आती रहती थी। बाज़ दफ़ा असम्बली पे धरना दे के बैठ गए वो, बाज़ दफ़ा उन्होंने स्टूडेंट के टेस्टों के हवाले से जो एतराज़ात थे उस पर बड़ी बात की। मगर वो जब से लाहौर गए हैं और अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान बने हैं तो उसके बावजूद वो अपने कराची के दौरों में बात करते हैं। क्या आप समझते हैं जमात इस्लामी को लोगों ने गुज़िश्ता इलेक्शन में वोट दिया और उसके साथ लोगों ने लॉयल्टी का सबूत दिया और शायद वो कुछ नशिस्तें भी हासिल कर पाई? क्या लगता है कि सियासी खुला जो कराची का मौजूद था जमात इस्लामी उसको पुर करने में कामयाब हो पाई थी? जमात इस्लामी कभी भी सियासी खिला पुर नहीं कर सकती ना कराची का। पहले तो जो टाउन है उनके पास उसमें वो कारकर्दगी दिखाएं। 8-9 टाउन है उनके पास, 2 साल से ज़्यादा हो रहे हैं, 2-3 साल हो रहे हैं, बल्कि ज़्यादा हो रहे हैं। हाँ, तो उसको दिखाएं। और दूसरी बात ये है कि सिर्फ शोर करना, एक दरख्त से दूसरे दरख्त में कूदना, फिर जंप लगाना, आखिर में उतर के कहना अल्लाह को यही मंजूर था, ये लोग लाइक नहीं करते हैं। अनिल भाई, सियासत में तशद्दुद का बड़ा जिक्र होता है। सियासत में एक दूसरे को अदम बर्दाश्त की एक बड़ी रविश हम इस पूरे पाकिस्तान में देखते हैं। लेकिन कराची की जब भी बात की जाए तो लोगों ने लाशें भी देखीं, लोगों ने हड़तालें भी देखीं, लोगों ने गाड़ियां भी जलती देखीं। आपके ख़्याल में कौन सी सियासी जमात ऐसी है जो सबसे ज़्यादा पुरतशद्दुद और सबसे ज़्यादा एग्रेसिव रही है? बात यह है कि आप
मैं समझ रहा हूँ आप कहाँ घुमा के लाना चाह रहे हैं, मेरी माजी की पार्टी की तरफ मुझे घुमा के लाना चाह रहे हैं। तो उस वक्त की MQM जो सिंध के शहरी इलाकों की नुमाइंदा जमात थी और बड़े तवील अरसे वो नुमाइंदगी में रही, तो तशद्दुद का आंसर कभी ऐसा नहीं होता कि सियासी कोई जमात लोगों को तशद्दुद पर उकसाए। जब आप उस जमात को या उस जमात के चाहने वालों को मुसलसल धकेलते रहेंगे, दीवार से लगाने के बाद दीवार में घुसेड़ने की कोशिश करेंगे, तो फिर वो हाथ पैर तो चलाएगा ना, फिर आप उसको तशद्दुद का नाम देते हैं। ये तो गलत है ना। आप उसकी नुमाइंदगी मान लें, जो लोगों ने उसको मुंतखब किया है, तो फिर वो ऐसा नहीं होता। उसमें बहुत सी एथनिक चीज़ों को इन्वॉल्व भी किया गया, छोटे छोटे ग्रुप बनाकर मुखालफत में खड़े किए गए। एक वक्त था ना कि इलाके बट गए थे कि ये ग्रीन टाउन है, ये फला टाउन है। तो आप सारा इल्ज़ाम एक ही जमात पे लगा दें कि सब इसी ने किया था, तो उस जमात को जब जब मौका मिला उस वक्त उसने प्रूफ भी किया कि हम तशद्दुद नहीं, हम तरक्की के कायल हैं, अमन के कायल हैं। 90 में फौजी ऑपरेशन शुरू करने की क्या ज़रूरत थी भाई? को कर्फ्यू लग रहे थे? नहीं लगे थे ना। एक तरक्की का अमल शुरू हुआ था। बस सिर्फ ये कि उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट जो ना वो नथ डाल के रखना चाहती थी। मसला ये था, वो कहती थी नाक में नकील डाल के रखो, जब भी हिलाओ तो हिले, नहीं तो बैठे रहें। उसको उन्होंने कबूल नहीं किया। तो फौजी ऑपरेशन, कोई अपने लोगों पे फौजी ऑपरेशन करता है? पुलिस ही काफ़ी होती है। पुलिस के ज़रिए एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हुई। भाई कोई क्रिमिनल था तो आप उठाएं, उसको कोर्ट के अंदर पेश करें, आप उसको इन्वेस्टिगेट करें और रियल उसको जो ना फिर फांसी भी दे दें आप, अगर वो जेन्युइनली इन्वॉल्व हो तो। आप उठाया, आप मार के फेंक दिया, आप उठाया मार के फेंक दिया, तो लोगों में नफ़रत तो पैदा होगी ना, फिर तशद्दुद तो जन्म लेगा ना। तो तशद्दुद तो आप फिर किसी एक पर थोप दें कि भाई सब चीज़ों का ये जिम्मेदार है। तो यार एक बहुत बड़ी जमात थी, एक बहुत भरपूर नुमाइंदगी थी उस वक़्त उसके पास। आप उसकी नुमाइंदगी मान लेते, और उसकी डिमांड जो थी, उसकी डिमांड कोई ये तो थी नहीं। उसकी डिमांड यही थी ना कि ये बुनियादी मसाइल हल करो। इसी पे तो एहतजाज होता था ना। और किस चीज़ पे एहतजाज होता था? ये होता था कि हम यहाँ पे खुदा न खास्ता हम कोई इंडिया का परचम लहराएंगे, इंडिया का झंडा लहराएंगे या इजराइल का झंडा लहराएंगे। ये तो नहीं होता था ना इस बुनियाद पे एहतजाज। वो पाकिस्तान का झंडा तो थामे हुए थे ना। अब ज़बरदस्ती आप उससे पाकिस्तान का झंडा छीनने की कोशिश कर रहे थे, तो तशद्दुद होगा ना। फिर तो इंसान है, वो आपका शहरी है, तो उस बुनियाद को भी तो मद्देनज़र रखना चाहिए। मैं 87 में मैं औरंगी टाउन गया अल्ताफ़ भाई के साथ। अल्ताफ़ भाई जेल से रिहा हुए, मैं उनके साथ औरंगी टाउन गया, जो ख़ासकर बेवा कॉलोनी, कस्बा अलीगढ़ के जो वाक़यात हुए थे। तो मैंने जो अपनी आँख से देखा ना, मज़ीद उस पर मैं बोल नहीं सकता। तो फिर आप कहते हो तशद्दुद हो, तशद्दुद क्यों करते हो? तो तशद्दुद तो फिर ऐसा हो जब आप वन वे ट्रैफिक, तो आप इधर भी तो वन वे ट्रैफिक पे आपने जुर्माना रखा हुआ है ना कि 50,000 रुपये जुर्माना है, 1 लाख रुपये जुर्माना है। तो फिर तो ज़ाहिर है जब आप जुर्माना नहीं करोगे तो सामने वन वे भी आएगा, फिर यहाँ से दूसरी गाड़ी भी चलेगी तो टकराएगी ना। फिर तो आप ऐसा तो नहीं करो ना कि आप सब
एक ही खाते में डालते रहो सारी। देखें, एक बात को मैं क्लियर कर दूं, मैं जिस माजी में जिस पार्टी में था, यह मुमकिन नहीं है कि मैं उसको मुल्क का दुश्मन करार दूं, क्योंकि मैंने उसमें मुल्क दुश्मनी नहीं देखी। उसको मुल्क दुश्मन करार देने का मकसद यह कि मैं खुद भी मुल्क का दुश्मन था, और यह मैं मान नहीं सकता कि मैं मुल्क का दुश्मन हूं। आप उसकी चंद बातों से, कुछ चीजों से आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन मसाइल की आवाज से आप इख्तिलाफ तो नहीं कर सकते ना। उसको तो आपको मानना पड़ेगा ना। अब तो मैं उससे बिल्कुल दूरी इख्तियार कर चुका हूं, और अपने आप को मैंने उससे अलग कर लिया है। अब तो वो पार्टी इस ग्राउंड पे नहीं है ना। तो चले फिर आप वही चीजें जो वो मांग रहा था, अब आप दे दीजिए। तो अगर वो गलत चीज मांग रहा था तो आप जेन्युइनली चीजें दे दीजिए, ताकि मुस्तकबिल में कोई ऐसे लोग पैदा ना हो सके। बेहतर। फिर ये कर लें। अनीस भाई, कहा जाता है कि एक सियासतदान जो कि लोगों के लिए एक राह मुतय्यन करता है, अपनी कौम, नौजवानों के लिए एक प्लान डिज़ाइन करता है आने वाले 100 सालों का, उसका इखलाक भी अच्छा होना चाहिए, उसका मिजाज भी शगुफ्ता होना चाहिए, और वो बाकिरदार और ईमानदार भी होना चाहिए। इस वक्त के जो सियासी कायदीन और लीडरान पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनमें सबसे ज़्यादा ईमानदार और बावज़ा और बाअमल सियासतदान आप किसको समझते हैं? अरे यार, ये कौन सी उलझनों में डाल रहे हैं आप? मैं तो अपनी पार्टी के लीडर को ही बोलूंगा ना, बस। इससे आगे क्या बोलूं? छोड़ दें, कोई दूसरा सवाल कर लें। अनीस भाई, पाकिस्तान की अफवाज ने बहुत बेहतरीन तरीके से इंडिया के दाँत खट्टे भी किए और इंडिया को धूल भी चटाई। इस वक्त पाकिस्तान की अफवाज ने पाकिस्तान की अवाम का सर फ़ख्र से बुलंद किया, और इंडिया फिर भी अपने इरादों में, नापाक इरादों में बाज नहीं आया। वो हर रोज़ नई धमकी लगाता है, हर रोज़ नई जाहिरियत का इरादा करता है, और हमारा पाकिस्तान और हमारी पाकिस्तानी अफवाज उससे ज़्यादा कहीं तैयार मौजूद हैं। आप इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं, और इंडिया को लगाम डालने के लिए आपके पास क्या मशवरा है हमारी पाक अफवाज के लिए? देखें, जहाँ पर एक मजबूत आर्मी मौजूद है, एयरफोर्स मौजूद है, अब तो माशाल्लाह एक चैन और कमान का निज़ाम भी बेहतरीन वज़ा कर दिया गया है, और उसकी वजह बुनियाद है कि देखें ना, अभी जो मई में जो वाक़यात हुए, तो ये बड़कियां तो भारत पहले भी मार रहा था, लेकिन जब सामने आया तो उसको अंदाज़ा हुआ। उस ज़ाहिर है कि जो उसको ज़िल्लत उठानी पड़ी है, जो उसको खिफ़्फ़त उठानी पड़ी है, वो हमला नहीं करेगा, ये भले कितना भी आप कर लें, क्योंकि उसको अंदाज़ा हो गया है कि पाकिस्तान जो ना वो कोई तश्तरी में पड़ा हुआ केक नहीं है कि जब चाहे उठा लेगा वो। ये इस सदी का पाकिस्तान है, और अल्हम्दुलिल्लाह एटमी पावर भी है। एटमी पावर तो एटम के तो बाद में सब, अभी तो जो आम जो जंग होती है, जिसको क्या कन्वेंशनल वार कहते हैं, क्या कहते हैं, वो उसके अंदर ही वो मार खा गया। आज ही उसका तेजस भी गिरा है, पहले वो लीक हो रहा था। तो इंडिया के पास सलाहियत नहीं है, वो भले कितना भी असला कहीं से भी ख़रीद ले, तो ज़ाहिर है पाक अफवाज भी मुकम्मल तौर पे तैयार है, और हमें इत्मीनान रखना चाहिए कि हमारी पाक अफवाज, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी और हमारी स्ट्रेटेजिक कमांड जो है ना, वो हर चीज़ का जवाब देने के लिए तैयार है। और जब ऐसा वक्त आता है तो आपको पता है पूरी कौम एक जगह पे मुत्तहिद होती है। फिर नहीं होती है कि ये किस पार्टी का है, किसका है, कहाँ का है, कैसा है, काला है, गोरा है, पीला, वो फिर अपने मुल्क की दिफा के लिए आती है। तो इंशाल्लाह ऐसा मौका आएगा, अगर आया तो इंशाल्लाह मुँह की खाएगा भारत। क्या आप बिलावल भुट्टो साहब को पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म
देखते हैं। यकीनन मैं देख रहा हूँ, वक्त आने के ऊपर अब देख लीजिएगा इंशाल्लाह बिलावल साहब होंगे मुल्क के वजीर आज़म। अनीस भाई, आज की इस गुफ्तगू के अंदर हमने आपसे बहुत सी वो बातें सुनी कि जो हमारे नाज़रीन भी आपसे सुनना चाहते थे। आपकी बेशुमार मसरूफियात में से आप वक्त निकाल के हमारे इस पॉडकास्ट में तशरीफ़ लाए। हम दिल की गहराइयों से आपके शुक्रगुजार हैं और हम उम्मीद करेंगे कि आइंदा मज़ीद नशिस्तों में आप हमारी इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनेंगे। हम अपने तमाम सुनने वालों, देखने वालों, नाजरीन के भी बेहद शुक्रगुजार हैं जो इस पॉडकास्ट के दौरान हमारे साथ जुड़े रहे, और हम दरख्वास्त करेंगे कि अपनी राय से हमें हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल podcast@5 पे ज़रूर मुतला करें। इस दरख्वास्त के साथ अपने मेज़बान तलहा अनवर को दीजिए इजाज़त कि पाकिस्तान का ख्याल रखें, पाकिस्तान से प्यार करें, पाकिस्तान की तामीर करें और पाकिस्तान की तरक्की में अपना भरपूर हिस्सा डालें, क्योंकि पाकिस्तान ही हमारी आन है, हमारी मीरास है, हमारी शान है और हमारी जान है। अपना और पाकिस्तान का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।